नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन के नामांकन दाखिल करने के साथ बीजेपी में नवीन अध्याय शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के मुताबिक पार्टी की सेकंड लाइन अब फ्रंट तैनात है और बीजेपी ने कई ऐसे चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी है जिनकी चर्चा आमतौर पर होती ही नहीं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम इस सिलसिले में गिने जा सकते हैं और अब पार्टी के नवीन कप्तान का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ चुका है। तो क्या बीजेपी में जनरेशन शिफ्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब नवीन की जो पूरी कार्यकारिणी होगी वो अपने आप में नवीन ऊर्जा से भरी होगी और क्या बीजेपी 20 साल आगे का सोचकर डिसीजन ले रही है? आज बात इसी में। इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापत जी, कांग्रेस प्रवक्ता परुष भारद्वाज जी, राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी। संदीप जी, शुरुआत आपके साथ। क्या वाकई में दिल्ली की बीजेपी के अंदर हवा बदल चुकी है? एक हवा जिसमें ऊर्जा है, एक हवा जिसमें नवीन सोच है और एक हवा जिसमें युवाओं का जोश है, क्योंकि नवीन अपने आप में बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बन रहे हैं। और क्या जनरेशन शिफ्ट हो गई बीजेपी में? देखिए विजेंद्र जी, जब से नितिन नवीन जी का नाम आया है इसमें कोई दो राय नहीं कि युवाओं के अंदर एक जोश है। क्योंकि जब युवाओं के बीच में से कोई चेहरा निकल करके आगे आता है, उसको जिम्मेदारी मिलती है और कोई भी पार्टी हो, कोई भी घर हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी देश हो, वो युवाओं के कंधों पर ही चलता है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। और चूंकि नितिन नवीन जी को मैं काफी नजदीकी से जानता हूं, वो पहले युवा मोर्चा में काम कर चुके हैं। जब अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, तो वो राष्ट्रीय महामंत्री थे। तो दिल्ली में 1100 करोड़ पर कई बार उनसे मुलाकात हुई है। और फिर जब मैं बिहार गया, वहां पे गवर्नर का सलाहकार बन के, तो वे उसी सीट से विधानसभा के विधायक हैं, जिसमें राजभवन भी आता है और मुख्यमंत्री आवास भी आता है। तो वहां भी उन्होंने हमसे मुलाकात की थी। देखिए, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, सच बोलते हैं, मीडिया से भी अक्सर वो दूरी बनाकर रखते हैं, विवादास्पद जो टिप्पणी होती है उनसे भी वो बचते रहे हैं और किसी भी तरीके का आज तक कोई आरोप चरित्र को लेकर हो, राजनीतिक भ्रष्टाचार को लेकर हो, उन पर नहीं लगा है। तो देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से उनकी कनेक्टिविटी है, क्योंकि युवा मोर्चा की राष्ट्रीय संगठन में वो काम कर चुके हैं, तो पूरे देश में जो युवा वर्ग है वो उनसे जुड़ा हुआ है। तो युवा लोग उम्मीदें कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा। और मैंने देखा जब से कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो युवा मोर्चा में जो उनके साथ काम कर चुके हैं, केरला से लेकर जम्मू कश्मीर तक के लोग, आसाम से लेकर गुजरात तक के लोग, वो सब युवा आते रहे हैं, उनसे मिलते रहे हैं, उनको गुलदस्ते देते रहे हैं और वो सबको नाम लेकर बुलाते हैं, नाम लेकर पहचानते हैं। इसका मतलब उनकी कनेक्टिविटी और उनकी याददाश्त जबरदस्त है। ठीक है, एक और सवाल आपसे। मैंने जनरेशन शिफ्ट को लेकर सवाल किया कि क्या बीजेपी में धीरे धीरे जो सेकंड मोर्चा के अधिकारी पदाधिकारी थे वो फ्रंट फुट पर आ चुके हैं? पहला सवाल तो ये। और दूसरा ये कि क्या बीजेपी चाहती है कि भाई जो भी अध्यक्ष हो वो पार्टी दफ्तर में ना बैठे, वो हर स्टेट के अंदर जाए, हर विधानसभा में जाए, वो 24/7 टूर करे, कार्यकर्ताओं से जुड़े और बीजेपी को ग्राउंड लेवल पर ले जाकर मजबूत करे? देखिए विजेंद्र जी, बीजेपी जो पार्टी है वो 24/7 ही वो वर्किंग स्टाइल में रहती है। उनका अलग अलग काम करने के तरीके हैं और इनके जो अध्यक्ष हैं, चाहे आप जेपी नड्डा जी को देख लीजिए, उससे पहले अमित शाह जी को देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी को देख लीजिए, नितिन गडकरी जी को देख लीजिए, वो लगातार पूरे देश के भ्रमण और पूरे देश के कार्यक्रम उनके इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वो अपने आप को बिजी ही रखते हैं संगठन के कामों में। और नितिन नवीन जी भी उस चीज को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि मैं ये मानता हूँ नितिन नवीन जी एक कदम और आगे बढ़ करके जाएंगे, क्योंकि युवा है, युवा मोर्चा से निकल करके आए हैं और आज की देश तारीख में देश की राजनीति बदल चुकी है। अब परिवारों के और उनसे बाहर निकल करके कहीं ना कहीं सीनियर्स और जूनियर्स का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, जिसमें पार्टी का जो संगठन है वो युवा मोर्चा देखेगा। और आप देखिए, प्रधानमंत्री जो अब सीनियर नेताओं की लिस्ट में आते हैं, गृह मंत्री सीनियर नेताओं की लिस्ट में आते हैं, तो मुझे लगता है युवा और बुजुर्गों का कह लीजिए, सीनियर्स का कह लीजिए, जूनियर सीनियर्स का जो कॉम्बिनेशन है, उसका तड़का भारत की राजनीति में लगने वाला है। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। परुष भारद्वाज जी, वैसे तो कांग्रेस का सीधा संबंध इससे नहीं है, लेकिन
अगर एक इतनी बड़ी पार्टी के अंदर 45 साल का युवा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है, तो क्या आपको लगता है कि एक जनरेशन शिफ्ट है जो अन्य पार्टियों में भी होना चाहिए? विजेंद्र जी, देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारत में जो है वो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जो होता है एक अध्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक संसदीय लोकतंत्र होता है। जब संसदीय लोकतंत्र होता है तब वहां पर एक पार्टी की भूमिका इस मायने में बढ़ जाती है कि चुनावों से पहले जो पार्टी होती है, कोई भी राजनीतिक संगठन, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, हम हो या और कोई हो, उसका जो है वो चुनाव से पहले एक अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, घोषणा पत्र जारी करती है, और उसके बाद में जो है वो अपने पार्टी प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को घोषित करती है। और जब वो पार्टी प्रत्याशी चुन करके आ जाते हैं तब बहुमत वाली जो पार्टी होती है वो सरकार बनाती है, और पार्टी का अध्यक्ष जो होता है वो सरकार को काम करने के लिए निर्देश देता है। देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि अब से पहले अगर हम इतिहास में जाके, हम चाहे कांग्रेस के इतिहास में जाके, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जाके, हमारा इतिहास तो सबको पता है। भारतीयों के आज विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ पिछले अध्यक्षों की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा कि जैसे लालकृष्ण आडवाणी जी रहे, बहुत एक मजबूत व्यक्तित्व के अध्यक्ष रहे। उसके बाद में राजनाथ सिंह जी जो रहे वो मजबूत व्यक्तित्व के अध्यक्ष रहे। यहां तक कि अमित शाह जी भी जब पार्टी के अध्यक्ष रहे तो उनका कम से कम सरकार में इतना दखल था कि वो सरकार से में अपने निर्णय चलवा सकते थे। परंतु भारतीय जनता पार्टी में पिछली जेपी नड्डा जी के समय से एक नई परिपाटी चल गई कि जहां पर जो है वो संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ जाकर के जो पार्टी के चुने हुए दो नेता हैं वो अध्यक्ष के चुनाव की आड़ में मनोनयन कर रहे हैं। तो देखिए जेपी नड्डा जी की हमने स्थिति देखी, कई मौकों पे जब पार्टी के प्रोग्राम होते थे कैसे अमित शाह जी उनको धक्का देकर कैमरे के सामने साइड में कर दिया करते थे। तो हमारी चिंता इस बात की है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, 2029 तक इसी पार्टी को जो है केंद्र में सरकार चलानी है और अनेकों राज्यों में सरकार चलानी है। तो हमारी चिंता इस बात की है कि युवा अध्यक्ष युवा तो हैं, परंतु यदि वे पार्टी के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के मार्फत सीधे चुने जाते हैं, और हमारी तरह जैसे हमारे यहाँ पे चुनाव हुआ था, शशि थरूर जी और हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष जी खड़गे साहब उन्होंने चुनाव लड़ा, इस प्रकार से अगर कोई अध्यक्ष निर्वाचित होकर के बनता और उसमें निर्वाचित होने के बाद में इतना कॉन्फिडेंस आता कि वो सरकार को बाकायदा निर्देश देता, वो अपनी खुद की पार्टी की भलाई भी सोचता और भविष्य में जो है पार्टी के चुनाव जीतने की संभावना पर ध्यान रखते हुए जन भावनाओं को अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा टटोल करके सरकार को निर्देश देने की हैसियत में होता। अगर ऐसा अध्यक्ष बनता तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती। और देखिए अभी हालांकि भविष्य के सुनिए ना पौरुष भारद्वाज जी, दो चीजें हैं भाई। एक तो ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नॉमिनेट किया था ना, और उन्होंने ही वो उनके प्रस्तावक बने थे। दूसरा सवाल ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कई मौकों पर कह चुके हैं कई डिसीजन के लिए कि भाई आला कमान से पूछ कर बताऊंगा। अब हम भी तो नहीं समझ पाते ना कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी कोई आला कमान है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और आपके सवाल के माध्यम से जनता में फैले हुए भ्रम जो खासकर भारतीय जनता पार्टी फैलाती है उनको भी जो है मुझे सफाई देने का मौका मिल रहा है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए जब हम लोग चुनाव करते हैं, अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके फर्स्ट इंडिया के यहाँ पे स्टाफ के अगर कोई चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर विजेंद्र जी जो हैं वो किसी न किसी के साथ तो खड़े होंगे ना। अगर दो व्यक्ति यहाँ पे खड़े हो रहे हैं तो किसी न किसी के साथ तो खड़े होंगे ना। तो ऐसे कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य के नाते सोनिया गांधी जी को और ना जो राहुल गांधी जी को भी किसी न किसी के साथ तो खड़े होने का हक है ना। क्या हम उनके समर्थन करने? सुनिए तो सही, हाँ सुनिए तो सही, नहीं खड़ा नहीं किया था, उन्होंने समर्थन किया था, उन्होंने समर्थन किया था। मैं खड़ा करने वाली बात नहीं कह रहा हूं। आप थोड़ी ना कहा था कि कोई भी खड़े हो जाइए। नहीं, मैंने इस बात को कहा आपसे, आप मेरी बात को वापस आप कैमरे को रिपीट करके आप डिबेट को रिपीट करके सुनिएगा। मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पर्सन के नाते उनका भी हक है कि वो किसी व्यक्ति को पसंद करे, किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करे, किसी व्यक्ति को वोट दे, किसी व्यक्ति का विरोध करे। परंतु चूंकि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, पूरे देश ने देखा और आपके चैनलों पर भी देखा कि कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा चुनाव कराए। शशि थरूर जी उनके सामने खड़े हुए, व्यक्तिगत पसंद किसी का विषय हो सकता है, परंतु हमने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन किया और उसका परिणाम सबके सामने। मुझे बताइए राजस्थान में क्या हालत है विजेंद्र जी? अगर खड़ा ही नहीं हो रहा तो क्या करें आप बताइए। अब खड़ा नहीं हो रहा, ये तो चिंता की बात है। ये चिंता क्या है? उनको भरोसा है अपनी पार्टी पे। देखिए पर्ची से मुख्यमंत्री चुनने के बाद पर्ची के द्वारा बनाए गए प्रस्तावक और पर्ची के द्वारा बनाए गए समर्थकों के द्वारा पर्ची का अध्यक्ष चुना जा रहा है। आपसे राजस्थान के संदर्भ में बात, विजेंद्र जी मुख्यमंत्री जो बनाया गया राजस्थान में बरकतुल्ला खान साहब को कहां से फोन आया और उस वक्त वो कहां थे? विजेंद्र जी मेरी बात सुनिए कि क्या बताइए सर, मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या श्यामलाल ने गलत कर दिया तो क्या रामलाल को गलत करने का हक मिल गया? मुझे इस बात को बता दीजिए। हम बात वर्तमान में कर रहे हैं, युवा जोश है। मदन प्रजापति, हम लोग जो एक मिनट सर, खड्डे खोदने लगते हैं। मदन प्रजापति जी, क्या ये बीजेपी में वाकई में जनरेशन शिफ्ट हो गई है, जहां अब जिन्होंने 10-15 साल बीजेपी को दे दिए हैं वो अब ये सोच सकते हैं कि हां हम एक मजबूती के साथ एक पद पर हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी 20 साल आगे की सोच रही है? क्योंकि नितिन नवीन अगर 45 साल के हैं तो उनके पास एक लंबा वक्त है आगे बढ़ने का। तो क्या अब जो युवा जोश है बीजेपी का वो अपॉर्चुनिटी देख रहा है? देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कल कोई भी ये नहीं बता सकता कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन अन्य पार्टियों में बता सकते हैं कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा।
तो भारतीय जनता पार्टी सही मायने में लोकतांत्रिक पार्टी है। हम हमेशा पार्टी में नवाचार करते हैं, नए लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और नई जनरेशन को लेके आते हैं, अनुभव के साथ में नवाचार करते हैं, नए लोग आते हैं, उनको सिखाते हैं, वो काम करते हैं और उनको नई जिम्मेदारी देते हैं। सेकंड लाइन की लीडरशिप हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप की है। इससे पहले अमित शाह जी 39 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उससे पहले नितिन गडकरी जी 51 साल 52 साल की उम्र के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसके अलावा अटल बिहारी जी जनसंघ में 43-42 साल की उम्र के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो हम हमेशा नई पीढ़ी को मौका देते हैं। यहाँ नहीं है कि ऐसे नहीं कि एक परिवार के लिए बैठ जाएं। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि हमारा सोर्स क्या है, मैं इनको बता देता हूँ। हमारे यहाँ 5,708 इलेक्टोरल वोटर है पूरे इंडिया से, जिनके बाकायदा राष्ट्रीय कार्यालय के बारे में सूची को चिपकाया गया है, चपसा किया गया है। उनके एक एक के नाम है। प्रत्येक जिले से 20 प्रस्तावक है हमारे यहाँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, विजेंद्र जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बनता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जब चुनाव हुआ था 2022 में, तो 28 पीसीसी के मेंबरों ने कहा था कि सूची तो जारी कर दीजिए। आज भी मैं चुनौती से कह रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जिन्होंने वोट डाला, उनकी सूची अगर ये बता दें यहाँ पे या कहीं पे भी चस्पा कर दे तो बता दीजिए मेरे को। कैसे चुना जाता है, पीएम के ऊपर सुपर पीएम कैसे बनता है। और मैं बताता हूं कि 1930 के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, 1952 में जवाहरलाल नेहरू थे, आजादी के 25 साल मना रहे थे सोनिया गांधी थी, वो माफ कीजिएगा इंदिरा गांधी थी, 50 साल पे सोनिया गांधी राजीव गांधी थे, फिर राहुल गांधी थे, और अब अध्यक्ष ने खुद ने कहा है कि मेरा नहीं है, ऊपर वाला तय करेगा। सवाल यह है कि क्या वाकई में बीजेपी में जनरेशन शिफ्ट हो रही है? देखिए, हम तो हमेशा करते हैं ना, मैंने बताया ना विजेंद्र जी, हम तो नवाचार करते हैं, नए लोगों को लाएं ताकि पार्टी में नवाचार होए, नई ऊर्जा का संचार होए, अनुभव का लाभ मिले, नए लोगों का भी आना हो और अनुभव का भी लाभ मिले। अगर नए लोगों को नहीं लाएंगे तो एक समय पे पार्टी के अंदर काम कौन करेगा। तो जब नए लोगों को सिखाया जाता है, नितिन नवीन जी पहली बार नहीं है, या एक अलग बात है कि इनके यहाँ काम करने के लिए एक आला कमान को दिखाया जाता है, आला कमान एक परिवार को। यहां तो आदमी पीछे से काम करता है और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए भारतीय जनता पार्टी में, जो व्यक्ति काम करता है वो आगे आता है। परिवारवाद से नहीं आता है, मैं फिर कह देता हूं, व्यक्तिवाद की राजनीति नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहां व्यक्तिवाद से राजनीति होती है। एक व्यक्ति के अलावा कांग्रेस के अंदर क्या है मेरे को बता दीजिए। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी फैसला ले सकते हैं क्या? उन्होंने अपने गृह राज्य के अंदर बोला कि भैया आला कमान तय करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का आला कमान कौन होता है? और विजेंद्र जी ये भी देखिएगा कि अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए बोल रहे थे सोनिया गांधी जी, कैसा हुआ है? ठीक है, संदीप चौधरी जी, संदीप चौधरी जी, क्या वाकई में एक बड़ा डिफरेंस है? क्योंकि जितनी भी पार्टी को हम उठाकर देखें, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, चाहे टीएमसी है, चाहे एनसीपी है, चाहे शिवसेना उद्धव सरकार है, या वटेवर जो भी है, वो सब एक परिवार के साथ जुड़ी हैं। बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। और दूसरा सवाल ये कि अगर कांग्रेस को हम मेन कॉम्पिटेंट मान भी ले तो एक तरफ 80 साल के हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं और दूसरी तरफ 45 साल के नितिन नवीन हैं। दोनों के दौरे में, दोनों की स्ट्रेटजी में, दोनों के कनेक्शन में, दोनों की भाषा में दिन रात का अंतर है सर। ये कैसे होगा फिर? देखिए विजेंद्र जी, बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। बीजेपी का वर्किंग स्टाइल अलग है, कांग्रेस का वर्किंग स्टाइल अलग है, और कांग्रेस को अपना वर्किंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज जो कांग्रेस एक वक्त में टॉप पर होती थी, दूसरी पार्टियों के नामो निशान नहीं थे, धीरे 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 वो पार्टी जमीन पर आ गई, क्योंकि उन्होंने अपना वर्किंग स्टाइल चेंज नहीं किया, उन्होंने समय के साथ अपने आप में बदलाव नहीं किए। और बीजेपी समय के साथ अपने आप में बदलाव होती चली गई, समय के साथ अपने आप में अपडेट्स होती चली गई। जैसे आप न्यूज चैनल है, मैं न्यूज चैनल में आपके सामने देखिए कितने अपडेट्स हो सके, कितनी चीजें आज हम घर बैठकर आपके साथ डिबेट कर सकते हैं। पहले हमें स्टूडियो में आना पड़ता था, डिफरेंट तरह के चेंजेस होते हैं, तो वो चीजें जरूरी है। मुझे लगता है जिस तरीके से नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया है, और मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं, खाली एक अध्यक्ष पूरी पार्टी को नहीं बदल सकता, ये पूरा टीम वर्क होता है। हर स्टेट से जो है इंचार्ज लिए जाते हैं, जिनको प्रभारी बोलते हैं, प्रदेश के प्रभारी होते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं, एक टीम बिल्ड होती है, वो टीम मिलकर के काम करती है। अगर एक व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया जाए तो मुझे सर ये तो हम मानेंगे भाई, सेना अध्यक्ष जितना मजबूत होता है और जितनी मजबूती से फैसला लेते हैं, उससे फिर सेना काम करती है। अगर फैसले ही नहीं होंगे, अगर दौरे ही नहीं होंगे, अगर ऊर्जा का संचार ही नहीं होगा, तो फिर कैसे काम होगा? बीजेपी में मान लिया कि ये प्लस पॉइंट है कि वहां पूरे स्केड्यूल होते हैं। बोलिए बोलिए। ठीक है विजेंद्र जी, देखिए जो अध्यक्ष होगा उसका
भी मजबूत होना जरूरी है, जो उसका सेनापति होगा उसका भी मजबूत होना जरूरी है, जो उसके पास घोड़े होंगे उनका भी मजबूत होना जरूरी है, जो उसके पास टैंक तोप होंगे वो भी मजबूत होना जरूरी है। इसलिए पूरा जो पैकेज है, पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो जबरदस्त होना जरूरी है। और बीजेपी में प्रभारी भी जबरदस्त बनाए जाते हैं, अध्यक्ष भी जबरदस्त बनाए जाते हैं, और वो सब मिल करके जब काम करते हैं तो मुझे लगता है उसका रिजल्ट बेहतर आता है। और यही वजह है, आपने पिछले समय में देखा होगा जहां उड़ीसा में कभी कोई नवीन पटनायक की सरकार नहीं ला पाया, वहां बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया। आपने देखा होगा बिहार के अंदर जहां बीजेपी कभी मजबूत नहीं रही, सबसे बड़ी मजबूत पार्टी बनकर के उभरी, किस तरीके से राजस्थान में वापसी की, किस तरीके से मध्य प्रदेश में बिगड़ी विपरीत परिस्थितियों में वापसी की, किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में जहां पॉसिबिलिटी नहीं थी। इसका दूसरा कारण ये भी तो है ना सर कि बाकी पार्टियां कमजोर हैं, बाकी पार्टियों के साथ ध्रुवीकरण कनेक्ट हो जाता है, बाकी पार्टियों के साथ कॉमन मैन खुद को कनेक्ट नहीं कर रहा है। ये भी तो एक बड़ी वजह है। पुरुष भारद्वाज भाई, इसको तो आप मानेंगे ना कि नितिन नवीन के दौरे जो होंगे वो दिन में 4 दौरे भी हो सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नहीं कर सकते हैं। और क्या वाकई में आपको नहीं लगता है कि किसी पार्टी के अंदर अध्यक्ष, कम से कम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पास अनुभव नहीं है या वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन एक उम्र की बाध्यता तो है ना। तो क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद शायद हम उंगलियों पर गिन लेंगे इतने दौरे होंगे, तो एक डायनामिक नहीं चाहिए क्या? देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो दोहरे व्यक्तित्व के आधार पे, दोहरे बयानों के आधार पे खुद ही अपने जाल में कैसे फंसती है उसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से परिलक्षित किया। एक तरफ हम युवा अध्यक्ष बनाम जो है वृद्ध अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो वहीं आपको ध्यान होगा कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब इन्होंने जो है आज के अपने हम उम्र जो उस समय थे उनको सबको मार्गदर्शक मंडल बना करके उनको सबको वहां पर भेज दिया, जबकि आज मोदी जी खुद उस समय के चाहे मुरली मनोहर जोशी जी रहे हो, उस समय के लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हो, और उस समय के और भी जो भी वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह जी, यशवंत सिन्हा जी आदि रहे हो, उस समय उन लोगों को मार्गदर्शक मंडल भेज दिया और आज कह रहे हैं भाई मैंने जवान अध्यक्ष बना दिया। बिल्कुल आपने जवान अध्यक्ष बना दिया, तो क्या आज आपको उस समय की तरह आज अपने मार्गदर्शक मंडल में नहीं चले जाना चाहिए? पहली बात। और दूसरी बात मैं इस बात को कहना चाहूंगा, अभी मेरे मित्र मदन प्रजापति जी इस बात को कह रहे थे, साहब हमने सूची जारी करी, बहुत बड़ी बात कर दी आपने, सूची जारी करी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कह रहे हो भाई हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने अपना अध्यक्ष चुना, तो क्या राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष महेश शर्मा जी सूची में शामिल है? मदन जी मैं आपसे पूछता हूं, राजस्थान के वरिष्ठ जनजाति नेता किरोड़ी लाल मीणा जी सूची में शामिल है? मैं आपसे पूछता हूं, दलित नेता निहाल चंद जी मेघवाल क्या वो सूची में शामिल है? नहीं है शामिल। ये सूची जो है, ये सूची भी पर्ची सरकार के मुख्यमंत्री पर्ची समर्थकों की सूची है, जो पर्ची अध्यक्ष चुनने के लिए जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। ये क्या बात हो गई भाई? वो जो उसके मेंबर होंगे और जो उसके लिए पात्र होंगे और जो लिस्ट होगी वही तो होगा ना। ये क्या बात हो गई? मैं 10 सेकंड में जवाब दे देता हूं। किरोड़ी लाल मीणा जी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता महेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं है क्या? दलित नेता निहाल चंद मेघवाल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं है? बता दीजिए, बताइए एक बार, ये जो आप 5,000 एक मिनट भैया 5,700 के आसपास 5,700 के आसपास जो मेंबर हैं वो कैसे हैं, वो कैसे चुनेंगे? अब आपने डिस्टर्ब नहीं किया है ना, मैं उम्मीद करता हूं ये भी नहीं करेंगे। देखिए अब ये कांग्रेस तय करेगी कि हमारा वोटर कौन होगा, संसदीय बोर्ड तय करता है। हमारे चुने जाते हैं 25-25 मेंबर जो भी होते हैं वो पहले ही तय होकर चले जाते हैं। हमारा एक कार्य है कि पहले हम बूथ के चुनाव कराते हैं, फिर मंडल के कराते हैं, फिर जिले के कराते हैं, फिर प्रदेश के कराते हैं और फिर राष्ट्र के कराते हैं। ये कोई प्रक्रिया एक दिन की प्रक्रिया थोड़ी है। राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं। राजस्थान के उदाहरण से जो लोग बताइए, जिन लोगों के नाम है, जिन लोगों के नाम दिए हुए हैं 20 लोगों के, वो नाम अभी समय लग जाएगा, मैं पढ़ दूंगा। वैसे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और जो जिनको यहां से संसद वो सदस्य बनाया जाता है वो पहले चले जाते हैं। इसमें कोई वो नहीं होता, इनकी जातिवाद और भ्रम पैदा होता है। ये चुनाव कैसे होता है? भ्रम पैदा करने का चुनाव नहीं होता है। हमारे जो कार्य समिति के सदस्य हर स्टेट से चुने जाते हैं मेंबर, वो चुनाव कैसे होता है? और राजस्थान से कौन कौन है? मैं बताता हूँ। एक प्रक्रिया होगी ना कि भाई ये निर्धारण हो गया, ये इसमें पैरामीटर में फिक्स है तो ये रहेंगे। देखिए जो पैरामीटर में जो संसदीय बोर्ड तय करता है, जिनके नाम यहां से बना के भेजे जाते हैं वो नाम होते हैं विजेंद्र जी, 20 प्रस्तावक प्रत्येक जिले से बन के आते हैं। वो आज के बनाए हुए नहीं है, ये चुनाव के दृष्टि से नहीं बनाए जाते, ये पहले ही तय हो जाते हैं। ये जब यहाँ कार्य समिति बनती है, कार्यकारिणी बनती है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए जो नाम भेजे जाते हैं 20-20 वो नाम भेज दिए जाते हैं पहले ही। बाकायदा उनका यहाँ चुनाव होता है, चुनावी प्रक्रिया होती है, पूरा होता है और वो अध्यक्ष के साथ ही बना के भेजते हैं। दूसरी बात, मैं आज एक चीज विजेंद्र जी सुनिए, आप देखिए मैंने टोका नहीं है विजेंद्र जी, ये सही तरीका नहीं है, मैंने सुना है ये तरीका सही नहीं है। वो ये कह रहे हैं, फिर मेरे को एक मिनट मेरी बात, ये कह रहे हैं कि सूची में जो 20 नाम है वो कौन कौन से हैं जो स्टेट से? मेरी बात सुनिए, पहले मैं नाम बताऊंगा आपको। सूची के नाम जो है ना,
भजनलाल शर्मा जी है, मदन राठौड़ जी है, वसुंधरा राजे सिंधिया है, दिया कुमारी जी है, प्रेमचंद बैरवा है, अलका गुजर जी है, अरुण चतुर्वेदी जी है, राजेंद्र राठौड़ जी है, अशोक प्रणामी जी है, सतीश पुनिया जी है, सीपी जोशी जी है, घनश्याम तिवारी जी है, मंजू शर्मा जी है, ओंकार लाखावत जी है, सीआर चौधरी जी है, जसवंत सिंह विश्नोई जी है, कैलाश चौधरी जी है, प्रभुलाल सैनी जी है, नारायण पंचारिया जी और अजय पाल सिंह जी है। अब हो गई बात, अब मेरे को मेरी बात करने दीजिए जो आरोप लगाए पूरे। भाई अभी आप तय नहीं करेंगे ना कि कौन होगा कौन नहीं होगा। मेरे को आरोप लगाए, विजेंद्र जी ये सही चीज नहीं है, विजेंद्र जी मेरे को बोलने दीजिए, ये आप थोड़ी ना तय करेंगे। देखिए कांग्रेस थोड़ी ना तय करेगी कि वो किसको प्रस्तावक बना रहे नहीं बना रहे। इन्होंने बहुत तेज भाषण दिया है। हम तो युवाओं का सम्मान करते हैं, युवाओं को आगे लेके आते हैं, लेकिन इनके जैसे युवा आगे निकलने लगते हैं ना तो घिसड़ाई रगड़ाई कोरोना गद्दार और वायरस हो जाते हैं नाम। और युवाओं की स्थिति क्या करते हैं, अल्पेश ठाकरे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, क्या हुआ इनको, क्या पार्टी छोड़ के जाए। और अनुभव की बात करें तो अनुभव की बात में मैं बताता हूं, गुलाम नबी आजाद, आप सुन लीजिए, गुलाम नबी आजाद ने ये कहा था, ये कहा करते थे कि गुलाम नबी आजाद ने ये कहा था, आप सुन लीजिए, महेंद्र जीत मालविया को किस लिस्ट में रखेंगे? मैंने देखिए विजेंद्र जी, मैंने एक बार नहीं टोका, इनसे बुलवा लीजिए। अभी एक मिनट महेंद्र जीत मालविया को कहां रखेंगे आप? आप मुझे बाद में बोलेंगे कि मदन जी आप बीच में बोलते हैं, मैंने एक बार बीच में लेकिन कांग्रेस का ठीक, पौरुष भारद्वाज। अच्छा, महेंद्र मालविया को किस लिस्ट में रख रहे हैं आप? एक मिनट विजेंद्र जी, मदन प्रजापति, मदन प्रजापति में बोलेंगे कि आप बीच में बोलते हैं, बताइए ना, आपने नाम गिनाए, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मेरी बात पूरी करने दीजिए, मालविया कौन सी लिस्ट मेरी में? बात पूरी करने दीजिए, आप सवाल करिएगा, पहले मैं उनका जवाब दे दूं। अरे उनका जवाब देने के लिए थोड़ी ना है भाई, क्या आप किया बताइए ना। सीताराम केसरी को क्या किया, धोती खोल के बाहर फेंकने वाली कांग्रेस पार्टी थी। गुलाम नबी आजाद का क्या किया, कुत्तों को बिस्किट खिलाने ये आदत करते हो, ये आदत करते हो। और सारे युवाओं को, सचिन पायलट को गद्दार किसने कहा? आपकी पार्टी ने कहा। संजीव चौधरी जी, किसने निकाला? आपने निकाला। आप ये करा, ये स्थिति है आपकी, युवाओं का सम्मान नहीं करते हो, सिर्फ एक परिवार तक सीमित रहते हो। और जब सच सामने आता है, जब सच सामने आता है तो परोस बातवादी में सुनने की क्षमता नहीं होती है। दोनों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं।